हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी वीडियो चल रही है जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन का, जो कि है जिसमें हम टोटल 4 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने टोटल 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, आखिर कहते किसे हैं। इंट्रोडक्शन में हमने अलग अलग पहले इसमें ये समझा क्या कि इंटरनेशनल रिलेशन है क्या चीज़। इसमें हम अलग अलग ऑथर्स के, जैसे मार्गेंथू हो गया, आप पाल्मर हो गया, इस तरीके से अलग अलग ऑथर और स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग हमने इंटरनेशनल रिलेशन की डिफिनेशन और मीनिंग समझी क्या है क्या। आज हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो इस वीडियो में होगा, इस वीडियो में आज हम अप्रोचेस और एक्टर्स देखेंगे कि आखिर इंटरनेशनल के अप्रोचेस और एक्टर्स हैं क्या। तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है एक स्टडी के क्षेत्र में किस तरीके से संबंध है। यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है वो अध्ययन के क्षेत्र के रूप में है, जो कि हमारा राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियों की एक जो लार्जेस्ट एक वाइड रेंज एक्टिविटीज है। तो जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है वो किस तरीके से, जिसमें कि युद्ध, शांति, कूटनीति, या जो हमारा कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है, या इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि जो हमारा ट्रेड रिलेशन होता है, या जो हमारी अलग अलग ट्रीटी होती है, ग्रुप्स होते हैं, या हमारी जो कल्चर्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ये सब क्या है, ये सब हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में क्या करते हैं, ये सारी पार्टिसिपेशन इनका देखने को मिलता है। इनमें से जो प्रत्येक जो गतिविधि है वो अलग अलग मुद्दे क्षेत्र बनाती है, जिन पर विद्वान और विदेश नीति निर्माता ध्यान केंद्रित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हमारे कल्चर को लेकर के हो गया, ग्रुप्स को लेकर के हो गया, ट्रेटी को लेकर के हो गया, फिर हमारा ट्रेड को लेकर के हो गया, तो इन सब भी क्या है, इन सब में अपने अपने विद्वान जो यानी कि जो अलग अलग जो ऑथर्स हो, स्कॉलर्स हैं, और जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, वो क्या करते हैं, इस पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। हमने क्या कि पिछली क्लास में देख लिया है कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल रिलेशन में राष्ट्रों के बीच में क्या रहता है, एक कॉर्पोरेट रहता है। जो देखिए, एक राष्ट्र की नीति निर्माता मित्र या शत्रु विस्तार करते समय इन तथ्यों को ध्यान में रखते हैं कि अन्य राष्ट्रों के प्रति व्यवहार, यानी कि विद्वानों अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस विषय को शाकाहारी और परस्पर विरोध दोनों और पहलुओं में देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये जो स्कॉलर्स हैं, ये कहना चाह रहे थे कि जो भी हमारे रिलेशन बनाए जाते हैं किसी के साथ, जैसे फ्रेंडली रिलेशन हो गया या एनिमीज रिलेशन हो गया, तो वो जब हमारे रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ जब बनते हैं तो उनमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, जैसे कि जो आमतौर पर जो अन्य देश के घरेलू विकास से संबंधित नहीं होता है। मतलब जो भी हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें क्या है कि जो हमारा जो और घरेलू विकास है, यानी कि जो हमारा डोमेस्टिक डेवलपमेंट है, वो संबंधित नहीं रखता है। जैसे कि आज के टाइम पे जो श्रीलंका है वो पूरी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस में, उसके बाद भी हमारी कंट्री के साथ उसके रिलेशन काफ़ी हद तक अच्छे हैं। तो यानी कि किसी भी कंट्री का घरेलू डेवलपमेंट कैसा हो रहा है कैसा नहीं, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हमारी कंट्री, अगर जिस कंट्री के साथ जैसा भी रिलेशन है, चाहे वो फ्रेंडली है या एकदम लो लेवल पर उसका फ्रेंड मतलब रिलेशन जा रहा है, तो वो उसमें कोई मायने नहीं रखता है। जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के दायरे को अक्सर उपशीर्ष द्वारा परिभाषित किया जाता है, जैसे कि युद्ध और शांति के प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के उपशीर्ष के रूप में है। जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन है उन सबको जो डिफाइन किया जाता है किस चीज़ पे किया जाता है, एक तो वॉर और दूसरा पीस के प्रश्न से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, जो कि क्या है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी कि इंटरनेशनल लेवल की जो पीस, इंटरनेशनल लेवल पीस है, उसके वो तो क्या है, तो वो एक डिफाइन यानी कि उपशीर्षक के रूप में माने जाते हैं। यदि हम जोशुआ एस गोल्डस्टीन
के अकॉर्डिंग माने तो सेनाओं और राजनीतियों की आवाजाही, संधियों यानी कि ट्रेटी और गठबंधनों का निर्माण, सैन्य क्षमता का विकास और तैनाती, ये ऐसे विषय हैं जो अतीत में इंटरनेशनल रिलेशन के अध्ययन पर हावी थे और वे केंद्र स्थान के क्षेत्र पर बने हुए हैं। यानी कि अगर हम जो जोसू एस गोल्टाइन ने अपने ये कहा था कि जो कंट्री जो अपनी जो सेनाएं और जो राजकीय जो आवाजाही करते हैं, यानी कि उस पर जो ग्रुप करते हैं या वो और जो ट्रेटी करते हैं या जो ग्रुप्स बनाते हैं, उसमें क्या है जो सैन्य क्षमता है यानी कि जो कि आर्म्स कैपेबिलिटी है, वो ये ऐसे सब्जेक्ट है, मतलब एक ऐसा विषय है जो कि अतीत में जो यानी कि जो हिस्ट्री है यानी कि जो हमारा पास्ट है उसमें जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन पर क्या रहा है, हमेशा ही आगे रहा है और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पोजीशन पे वो रहा है। यानी कि जैसे कि हम जब शीत युद्ध की बात करें कि जब शीत युद्ध समाप्त हो गया था 1990 के दशक में, तो सुरक्षा का क्षेत्र व्यापक हो गया था और जो क्षेत्रीय संघर्षों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा था और जातीय संघर्ष अधिक प्रमुख हो गया था। वहीं पे अगर हम स्टीफन एम वॉल्ट के अकॉर्डिंग माने तो जो युद्ध हथियारों और सैन्य बलों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययनों की मुख्य चिंता बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू अगर हम स्टीफन एम वॉल्ट के माने तो उन्होंने ये कहा था कि जो वेपन्स है यानी कि जो वॉर हो गए, वेपन्स हो गए और जो सैन्य बल यानी कि मिलिट्री फोर्सेस हो गए, वो क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे जितने भी इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उसकी स्टडी से रिलेटेड क्या है वो एक मुख्य चिंता बनकर रही है। क्यों? क्योंकि जो लेकिन इन प्रवृत्तियों का भी विस्तार होते जा रहा है। आज के टाइम पे हम कोई भी कंट्री पहले क्या करती है, वो अपने आर्म्स को डेवलप करते हैं यानी कि वो अपने डिफेंस पे ज़्यादा बजट खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि कोई सामने उससे पावरफुल कंट्री उसको सप्रेस करके उस पर अपना कब्जा ना कर ले। तो इसलिए जो आज के टाइम जिसके कारण क्या है कि आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या है सुरक्षा खतरे में हमें नजर आ रहा है। जैसे कि अगर रसिया के द्वारा जो यूक्रेन पे आक्रमण किया गया है वो सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि वो अपनी सुरक्षा को क्या कर सके, बरकरार रख सके, ताकि वो कोई भी रिस्क ये नहीं लेना चाहता था कि जो यूक्रेन नाटो में जाकर के मिल जाए और रसिया की सिक्योरिटी थ्रेट पे एक सिक्योरिटी थ्रेट बन सके। तो इसीलिए इसमें यह कहा गया था कि जो वॉर है यानी कि जो हथियार है और जो सैन्य बलों का जो अध्ययन है वो इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है अध्ययन की एक ये क्या बनी हुई, एक मुख्य चिंता इन्हीं कारणों से बनी हुई है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो गैर यानी कि नॉन स्टेट है, नॉन स्टेट जो एक्टर्स हैं, अभी हम एक्टर्स किसे कहते हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं की जो बढ़ती भूमिका है, जैसे कि नॉन स्टेट एक्टर का मतलब हो गया जैसे हमारे यूएनओ हो गया, फिर हमारे जो WHO हो गया, इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो उसी को कह रहे हैं हम यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स की जो भूमिका आज के टाइम पे जो बढ़ती जा रही है वो क्या है, जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो सामग्री और भी व्यापक हो गई है। समकालीन यानी कि आज के समय की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन में आतंकवादी, बहुराष्ट्रीय निगमों और जातीय और धार्मिक सुलहों की भूमि को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि आज के समय में जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें क्या है कि जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा IMF हो गया और WHO हो गया, यानी कि फिर हमारा UNO हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, तो इस टाइप की जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्रुप हैं आज के टाइम पे, जैसे टेररिस्ट हो गया, फिर हमारे बहुराष्ट्रीय निगमों हो गया, जातीय और धार्मिक पहलुओं को वो आज के टाइम पे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहीं पे अगर हम परंपरागत रूप से जाने तो राष्ट्र और राज्यों की जो सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालन किया कर रखा है। संचालन का मतलब होता है यहाँ पे कि जैसे कि ट्रेडिशनली द गवर्नमेंट ऑफ द नेशन स्टेट हैव द कंडक्ट इंटरनेशनल रिलेशन। आज के टाइम पे जितने अगर हम परंपरागत रूप से मतलब कि हम ये समझे कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो किसके द्वारा, तो किसी भी राष्ट्र के जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा क्या कर रखा है, संचालन किया गया है। सरकारों राज्य संगठन के दृश्य
प्रतीक हैं जो अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी जो हर एक कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को दर्शाता है कि वो एक संप्रभुता यानी कि एक इंडिपेंडेंस कंट्री की क्या है तो गवर्नमेंट है, जो कि क्या करते हैं कि अपनी जो इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी बना करके उसको क्या करते हैं फॉलो करते हैं। इसी प्रकार यह अन्य सरकारों से संबंध में सरकारों के निर्णय और कार्य है जिनका राष्ट्रीय संबंधों में अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें क्या है गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि सरकार के संबंध में जो सरकारों का के जो निर्णय होते हैं और उनके जो कार्य किए जाते हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आज के टाइम पे इंडिया जो भी पॉलिसीज बनाती है तो वो क्या करती है, वो ये देख के बनाती है कि अगर हम कोई पॉलिसी बना रहे इंटरनेशनल लेवल में देख करके कि जैसे आज हम रसिया का सपोर्ट कर रहे हैं आज भी और हमारा रिलेशन यूएसए और रसिया दोनों के साथ ठीक चल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हमारी जो भी निर्णय हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं या हम उसके फेवर में जो भी काम कर रहे हैं तो क्या है वो भी इंटरनेशनल रिलेशन के स्टडी में किया जा सकता है। यही कारण है कि राज्य को हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन के अभिनेता के रूप में क्या किया जाता माना जाता है, उन्हें राज्य अभिनेता के रूप में जाना कहने का मतलब है कि जो भी ये जो किसी भी कंट्री के जो गवर्नमेंट है वो जो अपना काम करते हैं किसी भी कंट्री से रिलेशन बनाते टाइम तो उसे क्या कहते हैं कि हम उसे स्टेट एक्टर के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन में वो क्या कर रहा है अपने कंट्री का जो फॉरेन रिलेशन बना रहा है कि वो किस तरीके से किसी कंट्री के साथ अपना रिलेशन रखेगा, तो उसे हम कहते हैं स्टेट एक्टर्स। हाल के दिनों में जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो कई नए प्रतिभागी सामने आए हैं, जैसे कि ये व्यक्तिगत नेता या नागरिक या विभिन्न संगठन सरकार के अलावा है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज इन अंतर्राष्ट्रीय मंच बड़े और छोटे अभिनेताओं से भरा हुआ है, यानी कि आज के टाइम पे जितने भी जो इंटरनेशनल स्टेजेस हैं उस पे क्या है जैसे कि हमारे स्टेट एक्टर्स हो गए नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए, इन सब से पूरी तरीके से क्या है भरा हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये एक्टर्स हैं क्या, स्टेट एक्टर है क्या, नॉन स्टेट एक्टर है क्या, तो ये सब भी हम जस्ट इसके अगले ही टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि ये व्यक्तिगत नेताओं के अलावा विदेश मंत्रालय बहुराष्ट्रीय नियमों आतंकवादी समूह और यहाँ तक कि गैर सरकारी संगठन जिसे हम एनजीओ कहते हैं या नौकरशाही एजेंसियां हो ये सब किस में है आज के टाइम पे। ये इंटरनेशनल रिलेशन की क्या है ये नॉन एक्टर्स यानी कि नॉन स्टेट एक्टर्स के रूप में अपनी क्या कर रहे हैं अपने इम्पोर्टेंस रोल प्ले कर रहे हैं। इन सभी को गैर राज्य अभिनेताओं यानी कि इन सभी को क्या कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के रूप में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम एक्टर्स यानी कि स्टेट एक्टर कहते किसे हैं। जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं यानी कि अपनी जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो वो कौन होते हैं हमारे स्टेट एक्टर्स होते हैं। अब स्टेट एक्टर हम किसे कहते हैं जैसे कि किसी भी कंट्री का जो गवर्नमेंट है उसे हम क्या कह सकते हैं स्टेट एक्टर कह सकते हैं। जैसे कि किसी अब बात करते हैं आखिर पहले हम ये समझते हैं अब स्टेट कहते किसे, एक ऐसा क्षेत्र जिसकी मतलब स्टेट की जो डिफिनेशन होती है वो ये होती है कि एक संप्रभु जिसकी भूमि निश्चित है और उस पर जो लोगों के द्वारा जो चुनी गई सरकारें हैं जो कि जो राज्यों को संचालित यानी कि उस पर क्या करते हैं अपना प्रशासन करते हैं और जो बाहरी शक्ति की आवाजाही से क्या है जवाबदेही से क्या है मुक्त है। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है वो क्या है किसी भी कंट्री को जवाबदेही से क्या है वो मुक्त है, किसी को भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। यानी कि सीधा सीधी एक ऐसा देश जो कि पूरी तरीके से संप्रभु यानी कि वहाँ पे सरकार किसकी बनेगी ये पब्लिक के द्वारा चुनी जाए, जिसका अपना एक खुद का कानून हो, शासन प्रणाली हो और उसकी अपनी जनता हो और उसका जो एरिया हो वो क्या हो फिक्स हो, तो वो हमारा क्या होता है स्टेट कहलाता है। और उस स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है उसे हम कहते हैं स्टेट एक्टर्स।
लोकतंत्र में सरकारें संबंधित देशों के लोगों के प्रति क्या रहता है, जवाबदेही रहता है। जैसे कि डेमोक्रेसी में क्या रहता है कि डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट चुनी जाती है तो वो किसके लिए जवाबदेही रहता है, तो वो पब्लिक के लिए जवाबदेही रहता है। जैसे कि हमारी कंट्री में क्या है, सबसे बड़ी लोकतंत्र है, तो हमारी कंट्री में क्या है, जो भी गवर्नमेंट चुनी जाएगी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, जब उसको जनता चुनती है, यानी कि जब उसको पब्लिक इलेक्ट करती है, तो किसके लिए जवाबदेही रहेगी, तो वो पब्लिक के लिए जवाबदेही रहेगी, ना कि वो किसी अदर कंट्री के लिए जवाबदेही रहेगी। तो वही हमारा क्या है, एक स्टेट एक्टर्स है। राजनीतिक जीवन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शब्द राज्य और राष्ट्र आमतौर पर सरकार के अभिनेताओं को उस सिंबलाइज करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम राजनीतिक जीवन में, यानी कि जब हम पॉलिटिक्स के जीवन लाइफ में, यानी कि जब हम पॉलिटिकल लाइफ में बात करते हैं, जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है वो क्या है, इन दो, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में हम स्टेट और जो नेशन है, इन दोनों शब्द का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, आमतौर पर स्टेट एक्टर्स के लिए हम करते हैं। राज्य को अक्सर ऐसे वर्णित किया जाता है जैसे वे लोग हो। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव का समर्थन करता है। जैसे कि कहने का मतलब ये है, देखिए, जैसे कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जब यूनाइटेड नेशन में किसके खिलाफ, आतंकवाद के समर्थन के खिलाफ, यानी कि आतंकवाद को कम करने, यानी आतंकवाद को ख़त्म करने के खिलाफ में क्या करती है, एक प्रस्ताव का समर्थन करती है, तो उस पर किसी भी देश का दबाव नहीं रहेगा कि आप इस प्रस्ताव के अगेंस्ट में रहें, या ये प्रस्ताव में आप ना, मतलब इस प्रस्ताव को आपको मना करना है, नहीं। इसमें क्या है कि हमारा देश एक स्वतंत्र देश है, वो किसी एक ऐसे मुद्दे के खिलाफ क्या कर सकता है, अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है जो कि वास्तविक में एक गंभीर समस्या हो, जैसे कि आतंकवाद हो गया, या पर्यावरण जो आज के टाइम पे हमारा बदलता हुआ जा रहा है। तो ये सब क्या है, तो ये एक उदाहरण है किसका, तो सरकार, यानी कि राज्य या राष्ट्र, आमतौर पे जो सरकार के जो स्टेट एक्टर्स हैं उसके लिए ये एक क्या है, तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में है। या इराक ने जो 1990 में कुवैत पर हमला किया था, या सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, यहाँ हमारा मतलब इन देशों की सरकारों से नहीं है। कहने का मतलब है कि देखो, जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, या जो इराक ने क्या किया था, कुवैत पर हमला कर दिया था, जैसे एक लाइफ एग्जांपल देखो, जैसे कि आज अफगानिस्तान में क्या है, तो तालिबान की सरकार है, तो उसमें क्या है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम स्टेट एक्टर्स में उनकी गिनती नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर ऑलरेडी क्या किया गया है, तो उस पर ऑलरेडी कब्जा करके कर रखा है, ना कि वहाँ के लोगों ने उसको चुना है, ना वहाँ की अपनी एक खुद की प्रशासन प्रणाली है, तो इसलिए हम उसको स्टेट एक्टर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं। यह भी मामला है जब हम कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया जारी रहेगा। दरअसल में इसका मतलब है कि जो दोनों देश की जो नेता शांति के अपने प्रयास जारी रखे, यानी कि जो 1945 में जब अमेरिका ने 2 जापानी शहरों पर 2 परमाणु बम गिराए, तो इसका मतलब था कि अमेरिका ने सशस्त्र बलों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश के तहत बम गिराए थे। इस प्रकार अन्य राज्यों के साथ उनके व्यवहार में राज्य का संदर्भ वास्तव में सरकारों और उनकी एजेंसियों के कार्य को संवर्धित करता है। लोकतंत्र देशों में लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सरकारों के कार्यों का समर्थन करें, क्योंकि सरकारें स्वयं लोगों द्वारा ही चुनी जाती है। जितने भी जो डेमोक्रेसी कंट्री होती है, वो उनसे जो पीपल होती है क्या अपेक्षा करती है कि पब्लिक जिस भी गवर्नमेंट को चुन के भेजती है, तो वो ये अपेक्षा करती है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, पब्लिक के वेलफेयर में काम करे, और गवर्नमेंट जो भी काम करती है तो पब्लिक को उनका क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है, तो पब्लिक के द्वारा ही चुनी जाती है। इसलिए डेमोक्रेसी वाले जितने भी कंट्री होते हैं, तो उसमें जो गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो पब्लिक को उसका समर्थन
देना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही उस सरकार को चुनी है। इस प्रकार लोग भी राष्ट्र के बीच संबंध के संचालन का हिस्सा बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से जो भी डेमोक्रेसी है उसमें जो गवर्नमेंट चुनती है, तो उसमें क्या है कि जैसे कि आज से हम अगर 2014 से पहले की बात करें तो हमारे कंट्री में क्या थी, तो कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो उस टाइम जो हमारे रिलेशन थे कुछ कंट्री के साथ अच्छे थे, कुछ कंट्री के साथ खराब थे। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो कुछ कंट्री के साथ, जिस कंट्री के साथ हमारे रिलेशन अच्छे खराब थे उससे अच्छे हो गए, और जिससे अच्छे थे उससे खराब हो गए। उदाहरण के तौर पे कांग्रेस के टाइम पे चीन से हमारे रिलेशन काफ़ी मतलब नॉर्मल थे, लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो हमारे रिलेशन खराब हो गई। एक टाइम, आज के टाइम पे हमारे यूएसए और रसिया दोनों के साथ रिलेशन अच्छा है, लेकिन एक टाइम था जिससे हमारा यूएसए के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था। लेकिन जैसे ही हमारी कंट्री में गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट चेंज होते ही क्या हुई, हमारे फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी हद तक चेंजेस देखने को मिली। तो इस तरीके से क्या है कि जो एक कंट्री के जो पीपल हैं वो भी इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन संचालन करने का एक क्या बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन लोग सरकारी नौकरशाही, सशस्त्र बल सभी राज्यों के लिए कार्य करते हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अभिनेता माना जाना जाता है। यानी कि जो जब हम स्टेट एक्टर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, वहाँ उस कंट्री के पीपल को भी स्टेट एक्टर्स के रूप में हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी डेमोक्रेसी कंट्री है उसमें जो पीपल्स यानी उसमें जो गवर्नमेंट को चुना गया है वो पब्लिक के द्वारा चुना गया है। तो हमारी कंट्री अगर किसी कंट्री से जो रिलेशन अच्छी करती है तो वो उस गवर्नमेंट को तो पब्लिक ने चुन के भेजा है, इसलिए वो क्या बन गया, एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के संचालन का हिस्सा बन गया। तो इसलिए हम उसको भी इसलिए हमने उनको क्या मान लिया, एक स्टेट अभिनेता यानी कि एक स्टेट एक्टर मान लिया है। अगर हम 19वीं सेंचुरी की बात करें तो जो इंटरनेशनल रिलेशन है मोटे तौर पर क्या था, यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा संचालित किया जाता था। यानी कि जो 19वीं सेंचुरी में क्या था, जितने भी जो इंटरनेशनल रिलेशन थे वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था, तो यूरोप के राष्ट्रों के द्वारा क्या किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था। क्योंकि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अफ्रीका के अधिकांश देशों में क्या था, उपनिवेश था। यानी कि 19वीं सेंचुरी में क्या थे, जो एशिया के जितने भी कंट्री हो गए, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सारे देश क्या थे, यानी कि गुलाम थे। इसलिए उस टाइम पे क्या करते थे, जितने भी जो इंटरनेशनल रिलेशन थे वो किसके द्वारा, तो यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा क्या किया जाता था, तो कंट्रोल किया जाता था। हाँ, यह किसी एक साम्राज्यवादी शक्ति के आश्रित थे। वे इतने कमजोर थे कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय राजनीति से कोई भूमिका नहीं निभाई। कहने का मतलब था, जैसे कि ये हमारी कंट्री, हमारी प्यारी भारत इंडिया है, तो इस पे क्या था कि अंग्रेजों का शासन था। इस पे क्या था, अंग्रेजों का शासन था, यानी कि हम अंग्रेज के गुलाम थे। हमारा फॉरेन पॉलिसी कैसा बनेगा ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे पास ये अधिकार ही नहीं मिला था कि हम अपने गवर्नमेंट को चुने। जब हमें अपनी गवर्नमेंट चुनने का अधिकार ही नहीं था उस टाइम, जब हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ही नहीं थी, तो फॉरेन पॉलिसी कहाँ से बनेगी। तो इसीलिए जो ऐसे जो जितने भी कंट्री थे जो कि क्या थे, एक दूसरे के गुलाम थे या साम्राज्यवाद की शक्ति के आश्रित में थे, तो इसलिए उन्हें उस टाइम इंटरनेशनल रिलेशन में उनकी कोई भी रोल देखने को हमें नहीं मिलता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की स्थापना की गई। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले केवल कितने थे, 51 मूल सदस्य थे, जिसमें से कि एक भारत भी था। जैसे जैसे उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी और अधिक से अधिक देश संप्रभु बन गए। कहने का मतलब है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था तो उसके बाद क्या किया गया, तो वर्ल्ड लेवल पे क्या एक पीस मेंटेन करने के लिए, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए क्या बनाया गया, तो एक यूनाइटेड नेशन की एस्टेब्लिश की गई, जिसमें से क्या किया, टोटल स्टार्टिंग में 51 देशों के द्वारा इस पर क्या किया गया था, तो साइन किया गया था। जैसे जैसे कंट्री इंडिपेंडेंस होते गए और वे धीरे धीरे जो संप्रभु की ओर बढ़ने लगे, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या किया, अपनी भूमिका निभाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकारें चुनी जाने लगी। अब वो एक स्वतंत्र देश
जब बन गए तो उसमें क्या किया जाने लगा, तो जितने भी जो सरकारें बनी तो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंध अपने अकॉर्डिंग फ्रेंडली कंट्री से डेवलप किया। तो इसीलिए हम उसे क्या कह सकते हैं, एक स्टेट एक्टर्स के रूप में हम उन्हें देख सकते हैं। कुछ बड़े देश के विभाजन या विघटन के साथ राज्य के अभिनेताओं की संख्या भी बढ़ती गई। अब जैसे कि देखो, जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो हमारी कंट्री से क्या है, पाकिस्तान को अलग करके, बांग्लादेश को अलग करके क्या बनाया गया, एक न्यू कंट्री बनाई गई। पहले स्टार्टिंग में बांग्लादेश और पाकिस्तान तो एक ही कंट्री थे, लेकिन 1970 वॉर के टाइम पे क्या हुआ, बांग्लादेश एक न्यू कंट्री उभर के आए। लेकिन जैसे जैसे जो बड़े कंट्री थे जिनका विघटन का मतलब है, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होते ही क्या हुआ था, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। किसके बीच में, तो यूएसए और रशिया के बीच में। तो जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो रशिया क्या था, 15 नए स्टेट यानी कि 15 नए राज्यों में बढ़ गया। तो इस तरीके से क्या है कि जितने भी स्टेट एक्टर्स हैं उनकी भी संख्या क्या हो गई, बढ़ते गई। यानी कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और जो अलग अलग जो उपनिवेश कंट्री थे वो इंडिपेंडेंस होते गए, या फिर इंडिपेंडेंस होने के साथ जिन कंट्री का विभाजन या विघटन होते गया, तो उसके कारण क्या था कि हमारा जो स्टेट एक्टर था उनकी भी संख्या बढ़ती गई। आज के समय में जो यूएनओ है उसमें टोटल कितने 193 कंट्री सदस्य हैं। अब बात करते हैं हम नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में। यानी कि जो हिस्ट्री रिकॉर्ड किए गए हैं उनकी अवधि के दौरान हम बात करें तो जो राज्य राजनीतिक कार्रवाई की सबसे जो महत्वपूर्ण इकाई रही है, यह 20वीं सदी के बारे में काफी हद तक सच है, लेकिन स्थिति काफी तेजी से क्या हुई, तो बदल चुकी है। अगर हम अकॉर्डिंग टू गोल्डस्टाइन के बारे में, अगर हम अकॉर्डिंग टू गोल्डस्टाइन के अकॉर्डिंग देखें तो आज जो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट है, नेशनल राष्ट्रीय गवर्नमेंट का मतलब है कि किसी भी कंट्री का किसी भी इंडिपेंडेंस कंट्री का एक अपना गवर्नमेंट है। जैसे आज के टाइम पे यूएसए का अपना प्रेसिडेंट है, हमारी कंट्री का अपना प्रेसिडेंट है, ब्रिटेन का अपना प्राइम मिनिस्टर, ये सब क्या है आज के, जापान का जैसे, तो ये सब क्या है, ये एक इंडिपेंडेंस कंट्री की जो भी गवर्नमेंट है उसे हम यहाँ नेशनल गवर्नमेंट करें कि गैर राज्य के विभिन्न प्रकार के अभिनेताओं द्वारा विदित से वातानुकूलित और प्रभावित हो रही है। कहने का मतलब है कि जितने भी जो हमारे नेशनल गवर्नमेंट है आज के समय में क्या हो रहा है, काफी हद तक स्ट्रांगली कंडीशन और इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं किसके, तो स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट में। जैसे कि एक वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन में विद्वान रॉबर्ट ओ केहोने और जोसेफ एस ने का तर्क यह है कि जो राष्ट्रीय राज्य प्रचलन के करीब है और इसलिए नए फोकस को विकसित किया जाना चाहिए। यहाँ ध्यान आतंकवादी संगठनों, धार्मिक आंदोलनों और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसी तेजी से बढ़ते गैर राज्य अभिनेताओं पर है। कहने का मतलब है जैसे कि जो भी हमारा इंटरनेशनल लेवल पर जो भी जो ग्रुप सब है, जो भी एनजीओ सब चलाई जा रही, तो वो हमारे किस में आते हैं, वो हमारे वो नॉन स्टेट एक्टर्स में आते हैं। जो भी इंटरनेशनल रिलेशन जैसे कि तेजी से बढ़ रहे, जैसे गैर राज्य अभिनेताओं पर है। आज के समय में जो भी हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में जो बढ़ता, जो भी हमारा आज के टाइम पे इंटरनेशनल रिलेशन बढ़ रहा है वो किसके कारण बढ़ रहा है, तो जो भी गैर स्टेट एक्टर्स हैं उनकी वजह से बढ़ रहा है। जैसे कि आज के टाइम पे अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ और देखने को मिलता है, तो वो क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे इंटरनेशनल रिलेशन बढ़ाने में क्या कर रहा है, अपनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम नए अध्ययन 1970 के दशक से जाने तो जो प्रतिरोध और विश्व राजनीति के विघटन को उजागर करते हैं, जैसे कि नए विकास में केहोहेन और न्यू राय लोगों के संबंध में सरकार से सरकार संबंध के रूप में महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स
के जो प्रवक्ता यानी कि जो ऑथर्स ऑफ स्टडी एम्प्लॉइंग यानी कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स ऑफ स्टडी एम्प्लॉइंग द न्यूयॉर्क टाइम्स एज द रिफ्लेक्टर एंड द मेंशन्ड बाय द कोलंबियस एंड वॉल्फ। इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग माने तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो क्या है हमारा 1/3 है किसका, तो इंटरनेशनल एक्टिविटीज टेक प्लेस एक्सक्लूसिवली अमंग नॉन स्टेट एक्टर्स। कहने का मतलब है कि जो हमारा न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ प्रवक्ता के रूप में जो नियोजित करने वाले के एक अध्ययन के लेखकों के अनुसार और कोलंबियस और वॉल्स अंतरराष्ट्रीय संबंधों का जो परिचय के द्वारा जो उल्लेख किया गया है, ये सभी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों का 1/3 से अधिक विशेष रूप में से गैर राज्य यानी कि नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच होता है। तो इस अब अगर हम इसके अलावा सभी अंतरराष्ट्रीय गतिविधि के 50% से अधिक जो हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और जो राष्ट्र राज्य के बीच में जो बातचीत शामिल है, इस प्रकार समकालीन विश्व राजनीति में राष्ट्र राज्य अंतरराष्ट्रीय संबंध की केंद्र इकाई बने हुए हैं। कहने का मतलब है आज के टाइम पे जो भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप हो रहा है तो उसमें क्या है कि 1/3 से भी ज्यादा किसकी इंपॉर्टेंस रोल रह गई है, तो वो किसकी है, तो नॉन स्टेट एक्टर्स की। जो भी इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो ग्रुप हैं जैसे कि G8 हो गया, G8, G7, G20, WHO, UNO, तो इन सब में क्या है तो इन्होंने ज्यादा अपना रोल प्ले किया है किसमें, तो किसी भी कंट्री के साथ इंटरनेशनल रिलेशन बनाने में। फिर भी यह निकाय जैसे बहुराष्ट्रीय निगम जैसे कि NCC हो गया, आतंकवाद संगठन हो गया और धार्मिक समूह राष्ट्र राज्यों के साथ तेजी से बातचीत कर रहे हैं, वे इतनी महत्वपूर्ण इकाइयां बन गई हैं कि उन्हें अनदेखा आज के टाइम पे नहीं किया जा सकता है। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं अब विभिन्न देशों की विदेश नीतियों को भी क्या करते हैं तो प्रभावित करते हैं। जो अब बात करते हैं हम किसकी, जो सब स्टेट एक्टर्स हैं। जो सब स्टेट एक्टर्स हैं कहे जाने वाले क्या हैं, तो वो अभिनेता यानी कि एक्टर्स हैं जो कि राज्य स्तर से नीचे काम करते हैं। ये उदाहरण के लिए जैसे कि अमेरिका की ऑटोमोबाइल उद्योग, ठीक है, मध्य पूर्वी देशों के तेल उद्योग और यहाँ तक कि यूके और US या भारत के बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र है। अन्य यानी कि जो अन्य यानी अदर्स एक्टर्स जो हैं जो राज्य की सीमाओं के पार काम करते हैं, मुख्य रूप से बहुराष्ट्रीय निगम और जो टेररिस्ट है, साथ में वे अंतरराष्ट्रीय अभिनेताओं के रूप में भी जाने जाते हैं। यानी कि जो भी कहने का मतलब जो हमारे सब स्टेट एक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं हमारे यानी कि स्टेट लेवल से नीचे काम करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अमेरिका की जो ऑटोमोबाइल कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, यानी कि फिर हम मध्य पूर्वी देश के जो तेल उद्योग हो गए, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब किस में आते हैं, ये हमारे आते हैं सब स्टेट एक्टर्स के बीच में आते हैं। क्यों, क्योंकि आज के टाइम पे क्या करते हैं, ये भी हमारे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन को बनाने में। जैसे कि आज के टाइम पे क्या है, जैसे हम रसिया से काफी डिस्काउंट में क्या कर रहे हैं, क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, तो वो आखिर कोई कंपनी कोई तो इंडस्ट्री निकालती होगी क्रूड ऑयल, तो आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, तो थोड़ी सी रिलेशन और मजबूत हो गए जिसमें हम रसिया से के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो लेकिन रसिया के तेल तो कोई और कंपनी निकाल रही है, तेल मतलब ऑयल इंडस्ट्री निकाल रही है, तो ये तो इसलिए भी इनका जो रोल है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में, तो लेकिन हम इसको किस रोल में गिनते हैं, तो सब स्टेट एक्टर्स में गिनते हैं। जैसे कि जो हमारी टेररिस्ट है, आज के टाइम पे जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट को ज्यादा प्रमोट करता है, जो कि अलग अलग देशों में हिंसा जैसा काम करके शांति को क्या करता है, भंग करता है। तो ये ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, तो ये भी किस में गिने जाते हैं, तो हमारे सब स्टेट एक्टर्स में गिने जाते हैं। जो हमारे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क बड़ी संख्या में देशों को प्रभावित करते रहते हैं, यहाँ तक कि वे स्थित हैं
और जहां वे आतंक फैलाते हैं, निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं और संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। उनमें से कई के प्रयोजन उन राज्यों में है जहां उन्हें शिक्षित किया जाता है और वहां उन्हें पाकिस्तान के ISI जैसे राज्य और उसकी एजेंसियों द्वारा विस्फोसित किया जा सकता है। तो इसलिए आज ये सब किस में गिने जाते हैं, ये सब को भी हम सब स्टेट एक्टर्स में गिन सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब बात करते हैं हम इसी के आगे। इन समूह को अक्सर दुनिया भर में सहानुभूति रखने वाले लोगों से वित्तीय और राजनीतिक सहायता मिलती रहती है। कहने का मतलब है कि ये जितने भी जो नॉन सब एक्टर्स जो हैं, जितने भी सब स्टेट एक्टर्स जो हैं, उनको क्या दुनिया भर में क्या मिलती है, एक तो क्या मिलती रहती है, सपोर्ट मिलता रहता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहता है, और जितने भी जो हमारे रणनीतिक सहायक भी इन्हें क्या है मिलते रहते हैं। इसके पीछे अलकायदा की तरह धार्मिक रूप से उन्मुख और प्रतिबंधित नेताओं के नेतृत्व में होता है। यह समूह कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अभित विमानों द्वारा 11 सितंबर 2001 के हमले के लिए जिम्मेदार था। जैसे कि कहने का मतलब है कि जैसे कि जो 9/11 में क्या हुआ था, जो अमेरिका में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद क्या था कि अमेरिका ने भी अब टेररिस्ट को कंट्रोल करने के लिए काफी हद तक इंडिया के सपोर्ट में खड़ा रहने लगा। तो इसका मतलब क्या था कि जैसे ही एक सब स्टेट एक्टर्स ने अपना एक एक्टिविटी की, तो उससे क्या हुआ कि दूसरे एक कंट्री टू कंट्री उस पर रिलेशन पे क्या होगा, एक पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ता है। जैसे ही 9/11 का अटैक यूएसए पे हुआ, तो यूएसए क्या करने लगा, इंडिया के सपोर्ट में आगे कर बोलने लगा कि हाँ, टेररिज्म पे हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब 11 सितंबर 2001 को जब अमेरिका में आतंकी हमला हुआ, तो उसमें क्या हुआ, कम से कम 3000 से लोग मारे गए थे और न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जुड़ा हुआ टावर को नष्ट कर दिया था। समूह के कुछ राज्यों की समुदायों के खिलाफ स्पष्ट नीतियां ये देखने को मिलती हैं। फिर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे भारतीय विरोधी आतंकवादी समूह है। यानी कि अब हम अगर दूसरे आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप की बात करें, तो यहाँ पे 2 टेररिस्ट ग्रुप की बात दे रखी है, तो जो कथित और तौर पर पाकिस्तान में स्थित और प्रायोजित है, यानी कि पाकिस्तान इन्हें बना दे के रखा है। यहूदी विरोधी हमास और ब्रिटिश विरोधी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी है। यानी कि ये बता रहे हैं कि किसी भी कंट्री के लिए जो अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप है, तो वो क्या कर रहे हैं, हर कंट्री के लिए क्या है, अपना एक अलग टेररिस्ट ग्रुप बना रखा है कि जो पूरी दुनिया में क्या कर रखा है, अशांति फैला के रखा है। तो ये क्या आज के टाइम पे क्या है, इन लोगों ऐसी जो आतंकवादी संगठन है, तो इन लोगों की एक्टिविटी के कारण क्या है, जिन कंट्री पे टेररिस्ट अटैक है, तो आज के टाइम पे तो टेररिस्ट के लिए उन सभी कंट्रियों के लिए क्या हो गया है, एक उस जिन कंट्री पे मतलब कहने का ये है कि जिन कंट्रियों के ऊपर टेररिस्ट अटैक हो चुका है, और ये जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं, तो इन टेररिस्ट ग्रुप को टैकल करने के लिए वो सारी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सेम है। तो जैसे ही फॉरेन पॉलिसी सेम हो जाएगी, तो इनके रिलेशन में क्या होगा, ऑलरेडी डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से क्या है, जितने भी जो सब एक्टर्स स्टेट हैं, चाहे वो टेररिस्ट हो या जैसे या फिर यूएसए की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, इस टाइप में क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन पे क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं हम लिटे क्या है, श्रीलंका की तमिल अल्पसंख्यकों के लिए एक मृत भूमि के लिए लड़ रहा है। आतंकवादी समूह कभी कभी किसी कारण से स्वतंत्रता सेनानी होने का दावा करते हैं, लेकिन अक्सर एक या एक से अधिक देशों में विनाश के लिए जिम्मेदार होते हैं। आतंकवादियों की जो गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब कैसे प्रभावित करते हैं, ये मैंने अभी जस्ट बताया है कि जब
जब इंडिया यूएनओ पे ये आतंकवाद के खिलाफ में प्रस्ताव पास करता था, तो यूएसए कहता था कि टेररिस्ट टाइप की कोई चीज नहीं होती है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो वो इसलिए ये मुद्दा उठाता है। लेकिन जैसे ही 9/11 में यूएसए पर अटैक हुआ, तैसे ही यूएसए को पता चला कि एक टेररिस्ट टाइप की भी कोई ग्रुप है, तो उसने क्या किया, अटैक होने के बाद ही वो इंडिया के इस प्रस्ताव का क्या करने लगा, सपोर्ट करने लगा। तो इस टाइप की जितनी भी आतंकवादी गतिविधि है वो क्या करती है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को वो इफेक्ट जरूर करती है। जैसे कि जो हाल ही में कुछ मतलब 2019 में हमारे देश में जो पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 43 आर्मी शहीद हो गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ, जो इंडिया ने अपनी जो एयर स्ट्राइक किया, तो उसके वजह से हमारे मतलब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन और भी ज्यादा क्या हो गए, खराब हो गए। तो यानी कि जो जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटी है वो हर लेवल पे क्या करते हैं, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक देशों में काम कर रहे जो धार्मिक समूह और जो आंदोलन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में गैर नॉन स्टेट एक्टर्स के रूप में भी कार्य करते हैं। इसमें कैथोलिक चर्च के रूप में भी बड़े अनुयायी शामिल हो सकते हैं, या विश्व हिंदू परिषद जैसे कि जो हमारा आरएसएस है के द्वारा भी प्रतिनिधित्व किए जाने की मांग के अनुसार फैली हुई आबादी शामिल हो सकती है। अब बात करते हैं हम अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध के लिए दृष्टिकोण। तो पहले जो है, अब इसमें देखिए क्या है कि जो यथार्थवाद या राजनीतिक यथार्थवाद और जो आदर्शवाद है, ये दोनों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक अंतरराष्ट्रीय संबंधों के 2 प्रमुख दृष्टिकोण थे। यानी कि जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारा यथार्थवाद और जो आदर्शवाद आया, ये दोनों क्या हो गए, इंटरनेशनल रिलेशन के क्या हो गए, ये दोनों प्रमुख दृष्टिकोण के रूप में थे। एक दृष्टिकोण एक विधि से अलग है। दृष्टिकोण में अध्ययन के लिए समस्या या प्रश्नों के चयन में मापदंड शामिल है, इसका सिद्धांत से गहरा संबंध रहता है। अब बात करते हैं यथार्थवाद, यानी कि रियलिज्म। इसके पीछे रियलिज्म का एक लंबा इतिहास है, यानी कि अब जो हम इसके बाद जो चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, तो वो हमारा रियलिज्म ही है। तो हम उसमें पूरी डीपली पढ़ेंगे कि आखिर रियलिज्म होता क्या है, कहते किसे हैं। लेकिन जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के तुरंत बाद ही हंस जे मार्केंथु द्वारा इसकी सबसे अधिक चर्चा की गई थी। कहने का है कि जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था, तो हंस जे मार्केंथु के द्वारा ही सबसे ज़्यादा यथार्थवाद की क्या गई थी, डिस्कस किया गया था। यथार्थवाद काफ़ी हद तक एक आदर्शवादी या उदारवाद की प्रतिक्रिया थी। मार्केंथु के नाम से यथार्थवाद जुड़ा हुआ है और उनके दृष्टिकोण से शास्त्रीय यथार्थवाद के रूप में जाना जाता है। यह राष्ट्रीय हित को राष्ट्र राज्य की प्राथमिकता चिंता के रूप में उजागर करता है। यह शक्ति के कब्जे और उपयोग से सबसे अच्छी सेवा होती है। इस प्रकार यथार्थवाद के लिए राष्ट्रीय हित और शक्ति एक राष्ट्र राज्य की विदेश नीति के दोहरे आधार है। मार्केंथु के लिए जो सारी राजनीतिक सत्ता के लिए क्या है, एक संघर्ष है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मार्केंथु के अकॉर्डिंग क्या है कि जो राजनीति है वो किसके लिए संघर्ष है, तो शक्ति के लिए एक संघर्ष है। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच में क्या है, सत्ता के लिए एक निरंतर संघर्ष है। सत्ता के लिए जो संघर्ष है वो हम किस में देख सकते हैं, तो हम वो कोल्ड वॉर के टाइम में देख सकते हैं कि किसमें रसिया और यूएसए के बीच में जो संघर्ष चल रहा था वो किस लिए चल रहा था, वो सत्ता के लिए ही चल रहा था। किस बात की सत्ता के लिए, तो विश्व पर किसका वर्चस्व रहेगा। अब बात करते हैं हम आदर्शवाद। आदर्शवाद का यह नाम उन यथार्थवादियों द्वारा दिया गया है जो कि असत्य और यूटोपियन के रूप में चलाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन यानी कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के नेतृत्व में वो अंतर युद्ध काल में आदर्शवाद प्रमुख विषय बन गया था।
विल्सन ने युद्ध को एक बुराई के रूप में माना है और उनके देश में भविष्य के सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए क्या प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। आदर्शवाद सत्ता को एक गुजरने वाली घटना मानते हैं। वे शांति को महत्व देते हैं और सुझाव देते हैं कि विश्व शांति के आदर्श को तर्क, शिक्षा और दर्शन के माध्यम से क्या किया जा सकता है, तो समाप्त किया जा सकता है। प्रथम यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्थापित राष्ट्र संघ विल्सन की इच्छा के अनुसार बनाई गई विश्व शांति का एक साधन था। गांधी जैसे पुरुष के सभी आदर्शवाद का समर्थन करते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा आदर्शवाद है वो पीस को ज़्यादा महत्व देता है, यानी कि पीस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जबकि हमारा जो यथार्थवाद है यानी कि जो रियलिज्म है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो सत्ता है वो यानी कि जो हमारा राजनीतिक सत्ता के लिए क्या है, एक संघर्ष है, जबकि ये किसको प्रमोट करता है, ये पीस को प्रमोट करता है। जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना की गई थी वो इसीलिए की गई थी ताकि विश्व में क्या कर सके, शांति को स्थापित कर सके। और जैसे हमारे महात्मा गांधी जैसे जितने भी आदमी हैं वे सब क्या करते हैं, तो आदर्शवाद का समर्थन करते हैं। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रकोप आदर्शवाद के लिए एक बड़ा झटका था। कहने का मतलब जब 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया तो जितने भी जो आदर्शवादी थे, मतलब जो भी लोग यानी कि जो आदर्शवाद की जो विचारधारा था कि शांति को प्रमोट करना, विश्व लेवल पर शांति स्थापित करना, तो उसको क्या लगा, एक बड़ा झटका लगा। जो लीग ऑफ नेशन था वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, विफल हो गया था। किस तरीके से विफल हो गया था, वो दूसरे विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया था। दूसरे विश्व युद्ध की अवधि में जो यथार्थवाद है अंतरराष्ट्रीय संबंध से अधिक स्वीकार्य दृष्टिकोण के रूप में उभर के आया। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, क्योंकि रियलिज्म का मतलब ही है, यथार्थवाद का मतलब ही मार्गेंतो ने कहा है कि वो सत्ता, राजनीतिक सत्ता के लिए क्या है, एक शक्ति का संघर्ष है। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो यथार्थवाद को क्या मिला, अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल रिलेशन में क्या हुआ, यथार्थवाद रियलिज्म को क्या मिला, काफी प्रमोट मिला। मार्टिन काल्पन ने परंपरा और विज्ञान के बीच नई महान बहस के रूप में भी वर्णित एक संदर्भ दिया जा सकता है। जैसे कि 1960 के दशक में इस बहस को एक परंपरावादी बुल ने उकसाया कि जिसने नए व्यवहार या नए विज्ञान के दृष्टिकोण की बहुत बड़ी आलोचना की। हेडली बुल ने इंटरनेशनल रिलेशन के अध्ययन में इतिहास और कानून के महत्व को क्या किया था, उजागर करने की कोशिश की थी, करने वाली परंपरा का प्रतिनिधित्व किया था। इस राजनीतिक इतिहास दृष्टिकोण जैसा कुछ भी माना जा सकता है। परंपरावादियों ने मार्टिन कपलान के नेतृत्व वाले व्यवहारवादियों की आलोचना की। कपलान के डेटा एकत्र करने और वास्तविक रूप से विश्लेषण करने में विज्ञान और वैज्ञानिक विधियों की भूमिका पर जोर दिया था। कपलान ने जोर देकर कहा कि वह इतिहास को नहीं भूलेंगे, लेकिन वह केवल इतिहास और इंटरनेशनल रिलेशन के जो कानून पहलुओं को दर्ज नहीं करेंगे। इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई सैद्धांतिक और निर्माण की इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई सिद्धांतों का क्या हुआ था, तो निर्माण हुआ था, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कपलान का सिद्धांत थ्योरी यानी कि सिस्टम थ्योरी है। 1980 के दशक में जो नए सिद्धांत विकसित होने लगे जिन्होंने यथार्थवाद और उदारवाद दोनों को क्या किया था, संशोधित करने की मांग की थी। इंटरनेशनल रिलेशन के कई नए और महत्वपूर्ण सिद्धांत जैसे कि नारीवाद और उत्तर आधुनिकतावाद इंटरनेशनल रिलेशन के शोधकर्ताओं और विद्वान द्वारा विकसित किए गए थे। इनकी चर्चा हम नेक्स्ट चैप्टर में
करेंगे करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पहला चैप्टर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कस किया, जिसमें से हमने जिसको हमने 4 पॉइंट में क्या कर रखा था, डिवाइड कर रखा था। जैसे कि जिसमें इस चैप्टर में हमने अभी क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि हम इंटरनेशनल रिलेशन कब कहते किसे हैं। फिर हमने इसमें अलग अलग ऑथर्स स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसके डिफिनेशन और मीनिंग को समझा। उसके बाद हमने इसमें देखे कि एक्टर्स कहते होते कितने हैं, 3 प्रकार के एक्टर्स होते हैं, जिसमें एक होता है स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर और सब स्टेट एक्टर्स। उसके बाद हमने क्या देखा, अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये आपको इंटरनेशनल रिलेशन के फर्स्ट चैप्टर पसंद आई होगी। तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इसमें आपको और क्या क्या चेंजेस चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।